वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम अपने फोकस बैच के इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में हैं। आज हम बात करने वाले हैं जहां से हमने जिस टॉपिक पे हमने पिछले लेक्चर में बात को रोका था। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी की। आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की। अब इंटरेस्टिंगली लास्ट क्लास में ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वॉलेट है इकोनॉमी में भारत का, भारत सरकार का, या जो हमारी देश की इकोनॉमी का वॉलेट है, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इकोनॉमी या उस वॉलेट के अंदर कितना जो है कहना चाहिए कि पैसा है, मींस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि वो पैसा आया कहां से और वो पैसा खर्च कहां पे हो। यहां से जो है आज की हम बात की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिक्स समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोकस बैच में फोकस यही है कि हम आपको एक प्रिसाइज लेक्चर में एक ओवरव्यू दे पाएं ताकि आपकी उस टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। एक चीज समझिएगा, यूपीएससी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी कभी भी आपके नॉलेज के ऊपर आपको टेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको टेस्ट कर रहा होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि 4 इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ के ये एग्जाम निकल जाएगा तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि यहां मैटर ये नहीं कि आपने 4 किताबों को पढ़ा है कि आपने एक किताब को पढ़ा है। इशू ये है कि क्या आपने एक भी पेज अच्छे से समझा है। लीव 4 बुक्स। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। नॉलेज इज हम सबको तब उसमें उस हम में मैं नहीं आता, लेकिन मोस्टली जब हम स्कूल में थे तो एक पैरामीटर होता था कि 2 से लेके 20 तक का टेबल किसको याद होगा, और जिसको याद होगा वही अच्छा था। तो नॉलेज बहुत है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है, जो क्विक और परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर पाए ऑन फिंगर टिप्स, दैट इज अंडरस्टैंड। जिसने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया उसको टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरी नहीं था कि जिसको 20 तक का टेबल याद नहीं हो वो मैथ्स में, या जिसको 20 तक का टेबल याद है वही मैथ्स में अच्छा होता था। हो सकता है किसी को शायद टेबल याद नहीं हो, याद नहीं करा जाता, वो नहीं हो पाता। अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन यू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन, कि हाउ टू नो लाइक 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि टेबल याद करना। तो वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए कि यहां पर हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे, हम समझ की बात करेंगे। कोशिश करेंगे उन लोगों को भी समझाएं, उन लोगों को भी जो पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने शायद इकोनॉमी को नहीं समझा है अभी तक या नहीं पढ़ा है अभी तक, ये उनका पहला इंटरेक्शन है इकोनॉमी से। इंटरेक्शन तो एक्चुअली 7th 8th 9th में हो चुका था, लेकिन तब इस पर्पज से नहीं पढ़ा था कि सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। दिस वाज नेवर बीइंग आवर, ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नेवर। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कहानी है किस चीज पे है? ये इस चीज पे है कि भाई साहब, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो आ कहां से रहा है और वो खर्च कहां पर होगा। अब इसका पूरा प्रोसेस है। सिर्फ इतना कह देना कि फ्रॉम वेयर दैट 1 रुपी विल कम एंड वेयर दैट 1 रुपी विल गो। आप जब बजट आएगा, नियर बाय फरवरी में आने वाला है, जब आप उस बजट को देखोगे तो आप अगले दिन अखबार में एक ग्राफ हर साल आता है, उसमें 2 1 रुपए का सिक्के बने होते हैं और उसमें पूरा पाई चार्ट बना होता है कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां से, जहां कहां पर रहा है। यहां पर आपको ये देखना होगा कि ये यहीं क्यों जा रहा है। क्या ऐसे मोटिव हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के सरकार ने ये तय किया कि भाई साहब पैसा इधर जाना है। कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे, कौन से ऐसे इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स थे, कौन सी ऐसी जरूरतें थी जिनको पूरा करने के लिए इन 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 कहना चाहिए मदों में पैसा खर्च किया जा रहा है। नाउ देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स व्हिच वी हैव टू सी एंड दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी टुडे। नंबर 1, हम आज बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है?
क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसमें चीजें हो रही हैं। फिर आज हम बात करेंगे कि बजट एग्जैक्टली है क्या, ये बजट होता क्या है। बजट को लेके इतना जो है, अभी जैसे जैसे आप देखेंगे कि मॉनसून बजट सेशन जो है वो विंटर सेशन के बाद जो है बजट सेशन आएगा। बजट सेशन के दौरान काफी कुछ हलचल रहेगी, बजट बजट एंड देन द होल बजट दैट सेशन विल बी डेडिकेटेड टू दिस बजट। फिर हम बात करेंगे टैक्सेस की। टैक्सेस का मतलब कि हमारी सरकार कहाँ कहाँ से टैक्सेस ले रही है, भारत सरकार कौन कौन से टैक्सेस ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस ले रही है, और हम इसी के दौरान बात करेंगे डेफिसिट्स टॉपिक। हम बात करेंगे डेफिसिट्स की। डेफिसिट्स जो घाटा है सरकार का, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, अगर घाटा है तो वो पूरा कहाँ से हो रहा है, और क्या क्या उसके तरीके हैं। और फिर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट की जो इससे रिलेटेड है, एंड दैट इज FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके क्या क्या प्रोविजन है और क्या इसके टारगेट्स सेटअप किए। तो इकोनॉमी के अंदर दो पॉलिसीज हमेशा सेंटर में रही हैं। नंबर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको फिर बताया कि ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और ये बता रहा है कि भाई साहब भारत सरकार का जो पैसा है, भारत सरकार का जो वॉलेट है, उसमें पैसा आ कहां से रहा है और उसका पैसा कहां का खर्च होगा। सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है दोनों की। आइडियली इकोनॉमी के अंदर दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन होना जो है वो जरूरी है। दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी एक अच्छी साउंड या एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रास्ता है, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बात है, हम उस पर बड़े स्मूथली चल पाते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी फिस्कल पॉलिसी की। अब शुरुआत करते हैं, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी हम स्टार्ट करें, जो भी हम पढ़ना शुरू करें, सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले शुरुआत इसी पॉइंट से करो कि जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो आखिर है क्या। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, अगर उस पर्टिकुलर चीज की, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, उस पर्टिकुलर फिनोमेना की अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, उसका बेसिक समझ में आ जाएगा, आगे की चीजें आसान हो जाएगी। तो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन पार्ट। एंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, ये बात कर रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, विच एंड टैक्स पॉलिसीज की। क्योंकि सरकार अगर खर्चा करेगी तो पैसा कमाएगी कहां से, सरकार के पास कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज होंगे जहां से वो पैसा कमा सकते हैं, सरकार के पास कौन कौन से ऐसे एवेन्यू होंगे जहां से वो पैसा कमा सकते हैं। तो जनरली यहां पर मेजर जो होता है वो टैक्स पॉलिसी के बारे में होता है। टैक्स पॉलिसी क्या है और कैसे ये चीजें किसको इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, कैसे ये चीजें इन्फ्लुएंस करने वाली हैं इकोनॉमिक कंडीशन को। स्पेशली जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन आइसोलेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जो बिल्कुल एक अलग चीज है। किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि कैसे ये जो सरकार का स्पेंडिंग पैटर्न है, स्पेंडिंग प्लान है, और जो उसकी टैक्स पॉलिसीज हैं, कैसे वो इकोनॉमी को वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अफेक्ट करेंगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। एंड अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये फॉर्मूला जो है आपको हर जगह काम आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो दिस जी दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दिस जी that is government spending is an important element of what? Of aggregate demand as a whole. And what is the point of equilibrium in the economy when aggregate demand is equal to aggregate supply? Simple. Point of equilibrium कब आएगा? जब aggregate demand जो है वो aggregate supply के equal हो जाएगी। और यहां पर हमारी aggregate demand क्या है? Consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, government spending means this value
is going to affect the aggregate demand of the economy. And when this is going to affect the aggregate demand of the economy, everything, whether it is goods, services, employment, inflation, economic growth, सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा. सरकार की हर पॉलिसी का इफेक्ट, सरकार की हर पॉलिसी का इफेक्ट हर एस्पेक्ट पे, हर स्टेक होल्डर पे, हर सेक्टर पे पड़ता है इकोनॉमी के. फाइन. नाउ फिस्कल पॉलिसी जो होती है, अभी हमने कहा ना दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये फिस्कल पॉलिसी जो है ऑफन कंट्रास्टेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी. कोशिश ये की जाती है कि इन दोनों को, फिस्कल पॉलिसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो कोऑर्डिनेटेड रखा जाए, वो सिंक्रोनाइज रखा जाए, सो दैट यू नो दिस थिंग, कि ऐसा ना हो कि क्योंकि बैंक्स, फिस्कल पॉलिसी कौन तय कर रहा है? बैंक. मतलब बैंक इस रास्ते, सरकार इस रास्ते, इकोनॉमी गड्ढे में गिर गई. तो ये नहीं होना चाहिए. इट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस. कोशिश ये की जाती है कि फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, दोनों एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. ऐसा ना हो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं. अब फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसके एम है, क्या उससे हम अचीव करना चाहते हैं, क्या उस फिस्कल पॉलिसी से हम प्रूव करना चाहते हैं? सबसे पहली बात है फुल एम्प्लॉयमेंट. अब आप लोग एम्प्लॉयमेंट का एक ही मतलब समझते हैं, नौकरी, लेकिन यहां सिर्फ एम्प्लॉयमेंट किसका? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तभी हम कहते हैं when economy is working at the full employment, that is all the resources that are available in the economy, चाहे वो human capital हो, चाहे वो आपका natural resources हो, बाकी चीजें हो, everything has to be in जब तक वो फुल वो नहीं आएगा, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट जो है, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. तो कोशिश क्या करनी है कि जितने हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सारे फैक्टर्स जो है ये दे शुड बी कंप्लीटली, उनका पूरा जो कहना चाहिए कि वो उनकी आउटपुट जो है या जो उनका पोटेंशियल है वो अपने फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन पे होंगे. तभी हम किसकी बात कर पाएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. लुक हियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. व्हेन वी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, when we say economic development, you have seen that this is talking about what? Qualitative. This is qualitative in nature. And when we are saying this is qualitative in nature, when we are saying that this is qualitative in nature, इसका मतलब ये है कि सिर्फ example that I give everywhere, कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हमने अपने सारे रिसोर्सेस को लगा के पूरे देश में एक साल के अंदर 1000 स्कूल्स बना दिए. सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हमने अपने पूरे देश में काम करके जो है 1000 स्कूल्स बना दिए. नहीं, आप कहोगे हमारा जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर लग गया, हमारा कैपिटल लग गया, ह्यूमन कैपिटल लग गया. नहीं, उससे काम नहीं चलेगा. आपका प्रोसेस सिर्फ स्कूल बनाना नहीं होगा, आपको उस स्कूल बनाने के बाद उसको स्कीम्स के थ्रू, जैसे सर्व शिक्षण अभियान है, इस तरीके की स्कीम्स के थ्रू क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा. क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब स्कूल से जो है वो क्या होगा? लिटरेसी लेवल पे फर्क पड़ेगा, ड्रॉप आउट लेवल कम होगा. जब तक ये चीजें नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा. Yes. So now, after economic development, another major objective of this fiscal policy is price stability. यहीं पे देखो, यहीं पर कोऑर्डिनेशन किससे आ जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी
व्हेन वी से मॉनेटरी पॉलिसी, क्यों यहां पे टारगेट आएगा इन्फ्लेशन. What is the target of our monetary policy? Our monetary policy is inflation targeted monetary policy. तो यहां पर जो इन्फ्लेशन टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें यहां पर प्राइस, क्यों? क्योंकि टैक्सेस, अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा. टैक्सेस ज्यादा होने लग जाएंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी. तो जिस पर्पस से मॉनेटरी पॉलिसी को जो है स्टेबलाइज किया जा रहा था वो पर्पस यहां से डिफीट होने लगेगा. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी विल से प्राइस स्टेबिलिटी. तो अनलेस एंड अनटिल इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी दोनों एंड से नहीं होगी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी and from the point of taxation, you don't expect that economy will go on a path like this, the growth path. Not possible. Next is capital formation and optimum allocation of resources. हमने इसकी बात शुरुआत में भी की कि कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सिंपल से इसको ऐसे समझो कि भाई साहब मेरे पास जो है एक जमीन है, ठीक है, मेरे पास मान लो 10 बीघा जमीन है. अब पुरानी हो गई, आई एम लेट्स से वर्किंग हियर. अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो है उस ज़मीन पे जाके खेती करूं, या मुझे उतना वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है. मैंने क्या किया, मैंने इस ज़मीन को मान लो 10 करोड़ में बेच दिया. ठीक, मैंने इस ज़मीन को 10 करोड़ में बेच दिया. अब ये मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए? शुड आई बाय अ कार और शुड आई बाय न्यू फोन और शुड आई? नो, आई विल नॉट. क्यों? क्योंकि चाहे वो कार हो चाहे वो फोन हो, आप बोलोगे सर वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी बनता जा रहा है. वो एक ऐसी चीज में ले रहा हूं जिससे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन होगा. मैं चाहूंगा कि मैं इसको इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर दूं कि ये जो है मुझे 10 करोड़ और आने वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट मिले कि वो प्रोडक्टिव हो. ये 10 करोड़ रुपए को मैं जो है कहीं जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कहीं शेयर्स में, कहीं फ्लैट्स में, कहीं दूसरे बिजनेसेस में मैं डाइवर्सिफाई कर दूं कि भैया जो वो जमीन में तो पैसा आ नहीं रहा था, यहां से पैसा आना शुरू. तो क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन. यही तो सरकार को करना है. पैसा है तो उसको किस तरह लगाया जाए, उसको किस तरीके से खर्च किया जाए कि वो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करे. इकोनॉमिक ग्रोथ में कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है. आप इस 10 करोड़ रुपए को लेके सिर्फ खर्च नहीं करना है. क्या खर्च कर लिया? आप गॉट अ न्यू लैपटॉप, मैकबुक ले लिया महंगा वाला आईफोन ले लिया, एक महंगी गाड़ी ले ली, महंगी घड़ी ले ली, खत्म. ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, खत्म. एक तरीका यह है इस पैसे को खर्च करने का. या एक तरीका यह है कि भाई साहब इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, इसको अलग अलग बिजनेस में लगाते हैं, उस बिजनेस से जो पैसा आएगा उसको हम अपने चीजों में यूज करेंगे. वैल्यूएबल है. सरकार भी यही, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन. सरकार भी यही कर रही है और ये एक्चुअली हमें भी लाइफ में यही करना चाहिए. व्हेनेवर आईएएस बन जाओगे, पैसा वैसा कमा लोगे, तो समझ के खर्च करना. इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली जो टारगेट होता है, चीजें होती हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. जब तक यही पॉजिटिव नहीं होगी, थिंग्स वी कैन नॉट इमेजिन. तो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्या कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सारे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहें, वो सारे जो है इन चीज़ों पर रहें, उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ. उसके अलावा जब ये चीज़ें होंगी तो जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो है तेज़ी आए. उसके अलावा जो प्राइस है वो स्टेबल रहे. वरना जो हमारा यही तो पॉइंट ऑफ यही तो वो ब्रिज है जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को जोड़ रहा है. अगर यही स्टेबल नहीं रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस ब्रिज से जुड़ी है? प्राइस स्टेबिलिटी नाम के ब्रिज से जुड़ी है. और इस जगह से उस जगह तक जाने के लिए हमारे ब्रिज का स्टेबल होना जरूरी है. जंग लगे हुए पार्ट से ब्रिज बना दोगे, ब्रिज तो गिरेगा ही गिरेगा, जान का भी नुकसान होगा. ये ब्रिज सही होना जरूरी है. तो वी हैव टू वर्क फॉर प्राइस स्टेबिलिटी. और जो खर्चा कर रहे हैं, जो हम पैसा लगाएं, जो हम पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करें, वो उसमें करें जहां कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऑप्टिमम हो.
कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऑप्टिमम हो, यानी कि हम जिस एलोकेशन जो हम कर रहे हैं रिसोर्सेस का उससे हमें कैपिटल मिले, तो विद दिस ऑब्जेक्टिव्स, फिस्कल पॉलिसी के इन ऑब्जेक्टिव के साथ जो है बजट सरकार बनाती है और उस बजट को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। अब बजट को यहां पर अब थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी ऐसे पढ़ लो, बजट, ध्यान रखिएगा, द वर्ड बजट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड budget is not at all present in the constitution. What is mentioned in the constitution is annual financial statement under article 102, आर्टिकल 112 में इस बजट को जो है वो मेंशन किया गया है। इसमें क्या होता है भाई साहब, भारत सरकार एक चीज देती है, एक लेखा जोखा देती है कि हम इस फिस्कल पॉलिसी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सवाल ये है कि भाई साहब कहाँ से जो है पैसा उठाया जाएगा, कहाँ कहाँ से जो है भारत सरकार पैसा उठाएगी, कहाँ कहाँ से वो पैसा कमाएगी और उसको किस किस जरिए खर्च करेगी। भारत सरकार के 3 अकाउंट्स होते हैं। जब हम 3 अकाउंट्स की बात करते हैं, भारत सरकार के 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, सारा पैसा जो भारत सरकार का है, जिस पैसे का मालिक भारत सरकार है, वो पैसा कहाँ जमा होता है? वो जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मेंशन द आर्टिकल इन द कमेंट सेक्शन। वो पैसा कहाँ जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड में। कंसोलिडेटेड फंड में वो सारा पैसा जमा होगा जो आप एज अ टैक्स रेवेन्यू या जिस पैसे का यूज भारत सरकार को करना है। लेकिन क्या ये कंसोलिडेटेड फंड पे भारत सरकार का एब्सोल्यूट राइट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस कंसोलिडेटेड फंड पे भारत सरकार का एब्सोल्यूट राइट है? बिल्कुल भी नहीं। कंसोलिडेटेड फंड में से 1 रुपया, इवन इफ दे हैव टू विड्रॉ अ सिंगल रुपी, they have to take permission from the parliament. कंसोलिडेटेड फंड में से 1 रुपया निकालने के लिए भी, 1 रुपया भी निकालने के लिए भारत सरकार को किसकी परमिशन की जरूरत है? भारत सरकार को जरूरत है पार्लियामेंट की परमिशन की, उसके बगैर वो नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और अकाउंट है जहां वो पैसा रखते हैं, public accounts. Mention the article in the comment section. In this, what happens? यहां वो सारा पैसा रखा जाता है जिस पैसे का कस्टोडियन तो भारत सरकार है, लेकिन वो उस पैसे का मालिक नहीं है। वो पैसा उसे वापस करना है। मतलब हियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज अ बैंकर। बैंक क्या कर रहा है? बैंक के पास आप पैसा रख रहे हो, जितनी देर पैसा उसके पास है वो उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन जब आप वापस मांगते हो एक ड्यूरेशन के बाद या अपने डिमांड के ऊपर, हमने टाइम और डिमांड लायबिलिटीज पढ़ी थी, आप एक ड्यूरेशन के बाद जब उसे वापस मांगते हो तो क्या होता है? बैंक आपको वापस कर देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, ये सारा पैसा जो है, स्पेशल कोई फंड क्रिएट किया गया हो, वो भी पैसा जो है यहां पर आता है, पब्लिक अकाउंट्स में वो पैसा आता है। और क्यों? अब मान लीजिए स्वच्छ भारत फंड अगर क्रिएट किया गया है, उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएगा। उसका पैसा कहां आएगा? उसका पैसा आएगा पब्लिक अकाउंट्स में। उसका पैसा कहां आएगा? पब्लिक अकाउंट्स में। हम क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर्पस वेल डिफाइंड है। यहां जो पर्पस है उसका, उस पैसे का, वो वेल डिफाइंड है। अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब फंड क्रिएट कर लिए थे तभी परमिशन ले ली थी कि हम यहां से पैसा लेंगे और स्वच्छ भारत में लगा देंगे। तो अब यहां जरूरत नहीं है वो फंड क्रिएट करते वक्त। तो जितने भी स्पेशल फंड्स आप देखोगे, अभी जैसे बजट आएगा कुछ दिनों में, तो जब आप बजट में देखोगे तो बहुत सारे फंड्स क्रिएट हो रहे होंगे। वो सारे फंड्स जो हैं यहाँ, निर्भया फंड, स्वच्छ भारत फंड, कृषि कल्याण फंड्स, ये सारे फंड्स, स्पेशल फंड्स, वहाँ जितना पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है वो यहाँ पर जमा होता है, और जितना प्रोविडेंट फंड पेंशन वाला जो पैसा होता है वो यहाँ जमा होता है। प्रोविडेंट का फंड का पैसा सरकार के पास जमा होता रहता है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसे दे दिया जाएगा। उस दौरान
भारत सरकार क्या कर रहा है, उसे यूज कर रहा है, यही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां सरकार इज एक्टिंग एज अ बैंकर, यहां सरकार इज एक्टिंग एज अ बैंकर। क्यों? क्योंकि उसे वो पैसा वापस करना है। अब मान लो भारत सरकार जो है वो, उसे पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे? बगैर पार्लियामेंट की परमिशन से तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता, बगैर उसके जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो क्या करेंगे? हमारे पास एक और फंड, कंटिजेंसी फंड। यहां से जो है भारत सरकार से कहा कि भाई साहब इमरजेंसी की जरूरत हो, प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा, आप में से कोई आईएएस बन जाएगा तो फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाएगा, तो वो इसको रिलीज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, आप रिलीज करोगे और भारत सरकार इसको यूज करेगी। ठीक है, क्या ये एब्सोल्यूट है? ये तो बढ़िया है सर, एक फ्री का अकाउंट क्रिएट हो गया है, यूज करे जाओ। ऐसा नहीं है, भारत सरकार को यहां पे इसको रिफिल करना पड़ेगा। इसको रिफिल करने के लिए, और ये रिफिल कहां से होगा? कंसोलिडेटेड फंड्स। इसमें से पैसा निकाला, मान लो इसमें से 100 करोड़ रुपए निकाल दिया, ठीक है, इसमें से 100 करोड़ रुपए। अब इस 100 करोड़ रुपए को, इसको वापस क्यों क्यों निकाला था? ये इसलिए निकाला था क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और सरकार को पैसे की जरूरत थी, पैसा निकाल लिया, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से निकाला। और लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, उन्हें इस पैसे को वापस रिफिल करना पड़ेगा, वापस वो 100 करोड़ रुपए इसमें डालना पड़ेगा। और वो 100 करोड़ रुपए कहां से डलेगा? वो 100 करोड़ रुपए डलेगा कंसोलिडेटेड फंड से। तो निकालने के लिए अल्टीमेट परमिशन तो लगेगी, डायरेक्ट परमिशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट परमिशन लगेगी इस फंड से पैसा निकालने की। अब इन ऑब्जेक्टिव्स और इन प्रोसेसेस के साथ भारत सरकार क्या करती है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो बजट प्रेजेंट करते हैं। कहां? लोकसभा। बजट कहां प्रेजेंट किया जाता है? बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। अब पॉलिटी से वापस हम आते हैं इकोनॉमी की। सबसे पहले क्या होगा? बजट प्रेजेंट होगा। सबसे पहले जो जनरली बजट डे की स्पीच होती है, पहले ये होता था 2016 तक कि जो बजट प्रेजेंट होता था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ये 2016 तक, मतलब 2017 से पहले क्या होता था कि बजट जो है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, फिर उस पर डिस्कशन डेलिब्रेशंस चलते थे। चेंज ये किया गया दैट नाउ the budget will be presented on 1st of February, generally the first working day of February. Previously it was the last working day of February. तो एक महीना पहले बजट को लाया गया। ठीक है, अब ये बजट जो है ये प्रेजेंट हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा जो है वो उसे पढ़ेंगी और बताएंगी पार्लियामेंट को, बताएंगी संसद को, और एट द सेम टाइम इट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ हाउस। फिर क्या होगा? फिर उस बजट के ऊपर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक जनरल डिस्कशन कर, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो भी है, जो भी पार्लियामेंट का जिसको जो अच्छा लगा, जिसको जो बुरा लगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर एक जनरल डिस्कशन होता है बजट का, जिसमें सब बोलते हैं सारे। आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप सुन पाए, और सुनना चाहिए। देखिए, जब हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, अगर आपके पास समय हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन आपको पता हो आज होने वाला है, उस टॉपिक को ज़रूर सुनिए। उस पार्लियामेंट डिस्कशन, उसकी 2-3 चीजें हैं। एक तो बोलने का तरीका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कुछ बोल रहे हैं, एक तो चीज वो है कि उनका बोलने का तरीका कैसा है। अगर मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो मिनिस्टर्स का जवाब खुद का नहीं होता, वो आप जैसे ही जो लोग ब्यूरोक्रेट बन के वहां तक पहुंचेंगे, आप ही में से कोई जो है वो लिख के देगा कि मैम ये बोलना है, तो आपको एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज समझ में आएगी। ऑफ कोर्स उस टॉपिक के बारे में या उस इशू के बारे में आपको जो मतलब बात पता चलेगी वो अलग है, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि भाई साहब व्हाट इज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, किस तरीके से बोलना है, कैसे, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। इट विल रियली हेल्प यू आउट, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग नॉलेज, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज
दिस इज देयर, सो देयर विल बी अ जनरल डिस्कशन। और उसके बाद जो है अब सारे इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी का अपना बजट रिक्वायरमेंट है। अब ये भी देखना होगा कि ये जो बजट रिक्वायरमेंट है, क्या ये सही है कि कुछ भी किसी ने मांग लिया है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये सारे बजट डिपार्टमेंटल वाइज उन कमिटीज को भेज दिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इसकी स्क्रूटनी करते हैं कि भाई साहब आप जो पैसा मांग रहे हो, आपने या इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने जो पैसा मांगा है, जिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा है, क्या वो वैलिड है, नहीं है, क्यों मांगा है, वो सारे डिस्कशन डिलिब्रेशंस होते हैं। उसके बाद ये वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब अब इसके ऊपर वोट होगा कि ये होना चाहिए, ये अमेंडमेंट कमेटी सजेस्ट कर रही है, क्या ये अमेंडमेंट मान लेना चाहिए, नहीं मान लेना चाहिए, जो भी है। उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो होगा, और फिर फाइनेंस बिल पास होगा। ये बजट का प्रोसेस है। मेंशन दीज आर्टिकल्स। कि यही खूबसूरती है यूपीएससी की कि आप किसी भी टॉपिक को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपको ये लगता है कि सर इकोनॉमी को मैं जो है आइसोलेशन में पढ़ूं, नहीं पॉसिबल है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिटी भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, एनवायरमेंट भी आना चाहिए। हिस्ट्री अच्छी समझने के लिए इकोनॉमी भी पता होनी चाहिए और पॉलिटी भी पता होनी चाहिए। इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हो प्लानिंग, आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं पता, आप प्लानिंग कैसे पढ़ लोगे? आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो ब्रिटिश रूल, आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल नहीं पता और आपको लगेगा आप हिस्ट्री पढ़ लोगे, तो आप नहीं पढ़ सकते। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और आपको हिस्ट्री नहीं पता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ कैसे फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके अब तक, कांट रीड विदाउट दैट। आप हिस्ट्री, आप इकोनॉमी पर, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप ये बजट वाला पार्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि फिस्कल पॉलिसी का रेलेवेंस क्या है, तो ये बजट पढ़ना बेकार है। इसलिए ये एग्जाम, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो एग्जाम नहीं है जहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि भाई साहब ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स की चीज केमिस्ट्री में नहीं आएगी, बायोलॉजी की चीज फिजिक्स में नहीं आएगी, वो आगे चल के हम देखेंगे। नहीं, यहां इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आएंगे, यहां इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और आपको उनको समझना होगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको ये लगे कि सर ये तो आप इकोनॉमी में आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो, या पॉलिटी वाले टीचर्स जब पढ़ाएंगे वो बजट पढ़ाते वक्त आपसे पूछ लें अगर कि फिस्कल पॉलिसी का रेलेवेंस क्या है, तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली सही तरीका है। यूपीएससी जब खुद अपने आप को कंपार्टमेंट्स में नहीं बांट रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है हम इकोनॉमी से पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन होगा। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मार्केट रिफॉर्म्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट रिफॉर्म्स, agrarian market reforms introduced by Alauddin Khilji was the office of Shahnai Mandi। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, agrarian market reforms was the priority of the independent government। मान लो एक स्टेटमेंट ये आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। थर्ड, minimum support price is recommended by CACP। लेट्स से तीन स्टेटमेंट आ गए, कहां क्लासिफाई करोगे इसको? और चौथा एक और दे देता हूं, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज मेंशन इन शेड्यूल, एज अ मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। अब बताओ, चार स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिए, किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक में इसको करोगे? अलाउद्दीन खिलजी के शाहनाई मंडी को पूछ रहे हैं तो वो हिस्ट्री का हो गया। प्लानिंग की अगर मान लो, और आई कैन गिव स्टेटमेंट नंबर 2 दैट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाज द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग। सर ये इकोनॉमी का हो गया। फिर सीएसीपी पूछ लिया, फिर पॉलिटी का स्टेटमेंट पूछ लिया कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब आप इसको कहां क्लासिफाई करोगे? तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जब यूपीएससी सवाल बनाते वक्त, यूपीएससी सवाल पूछते वक्त अपने आप को अपना बंटवारा नहीं कर रहा है, वो हर चीज को इंटीग्रेट कर रहा है, तो हमें और आपको भी उस इंटीग्रेशन को अपने साथ लेना पड़ेगा।
फाइन, दिस इज, आई नो दिस इज पॉलिटी, कमेंट कर देगा वो सर पॉलिटी पर, आई एम टीचिंग इकोनॉमी, बट टू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमी यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटी, क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिसी की बात हो रही है ना। अब पॉलिसी में POLI तो पॉलिटी का आ रहा है ना, उतनी तो पॉलिटी समझ में आनी पड़ेगी अगर पॉलिसी समझनी है, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी, हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी का POLI तो आ रहा है ना, उसमें इतना समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस। आप में से जिसको चीज समझ में आ गई है कंग्रेचुलेशंस, नहीं आई है एक बार और सोचो जो मैंने अभी बताया कि कितना जरूरी है इंटीग्रेट होना, कितना जरूरी है अपने इस जहन को ओपन करके रख दो यार कि हम सब्जेक्ट पे बाउंड ही नहीं है, हमें इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी डाइवर्स चीजें पढ़नी है कि मैं एक सब्जेक्ट में अगर बाउंड हो गया तो कौन प्रिपरेशन ही नहीं कर पाओगे। तो विद दिस प्रोसेस बजट जो है वो पास होता है, ठीक है। 2017 में 2017 में there were certain changes that were introduced, and for example एक हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विद द जनरल बजट। पहले एक्चुअली होता ये था कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो है वो उस दिन क्या प्रेजेंट होता था, बजट, उससे एक दिन पहले प्रेजेंट होता था इकोनॉमिक सर्वे, और उससे एक दिन पहले प्रेजेंट होता था रेलवे बजट, ठीक है। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी वाज बजट डे, the preceding day to that was the day when economic survey was presented, and उससे एक दिन पहले किस चीज क्या होता था, रेलवे बजट। और ये अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा था, कॉलोनियल प्रैक्टिस थी, कोई ऐसा मेंशन नहीं था, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, बट दैट वाज एंडेड। और 2017 से जो रेलवे बजट है उसको मर्ज कहां कर दिया गया, वो मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में। ये एक्चुअली करा इसलिए, ये जो फर्स्ट ये वाला जो चेंज किया, होता क्या था, 28th मान लो लास्ट वर्किंग डे 28 फरवरी, और अकाउंटिंग ईयर हमारा जो चलता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब ये 31 मार्च तक अगर ये बजट पास नहीं हो पाता था तो भाई कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की परमिशन तो 31 मार्च 2000 मान लो अभी 23 चल रहा है, 22-23 वाला चल रहा है, तो अभी 22-23 वाले अकाउंटिंग ईयर की, उस फाइनेंशियल ईयर की हमारे पास, या जो सरकार ने पिछला बजट प्रेजेंट किया था उससे परमिशन ली थी कि सर हमें जो है सिर्फ आप 31 मार्च तक की परमिशन है, फिर हम नए साल के लिए नया बजट लेके आएंगे। पहले ये होता था कि ये टाइम पूरा नहीं होता था और ये टाइम आ जाता था और बजट पास नहीं होता था, तो फिर क्या किया जाता था, फिर होता था एक प्रोसेस जिसे कहा जाता था वोट ऑन अकाउंट। उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब है कि ये, वो कहते थे सर एक काम करो, ये हम बाद में पास करवा लेंगे, पहले हमें खर्चा चलाना है, पहले जो भी पिछले साल की बजट अमाउंट था उसका एक लमसम 1/6 आप हमें इन जनरल पास करके दे दो, बाकी हम पास करवा लेंगे। और ये होता था क्या भी, मतलब इट्स लाइक, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी देने की भी परमिशन नहीं है, तो टेक्निकली होना ये चाहिए था कि 31 मार्च से पहले अगला बजट पास होगा, तभी 1 अप्रैल को जो है सैलरी रिलीज होगी, वो भी नहीं था। तो सरकार क्या कहती थी कि 2 महीने का खर्चा दे दो, 2 महीने का खर्चा जो है ऐसे ही बल्क में आप पास करवा दो, बाकी हम करवा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला नहीं चलेगा सर, इसको 1 महीना पीछे खींचिए, अब आपके पास 2 महीना ऑलरेडी है, पूरी फरवरी है और पूरा मार्च है, बजट पास करवाइए, ये वोट ऑन अकाउंट का सिस्टम खत्म। एक और चीज जो खत्म कर दी गई, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पहले जब हम बजट पढ़ाते थे तो हम, इवन मैं भी, हम पढ़ाते थे कि प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू कैपिटल के अलावा एक क्लासिफिकेशन और है, दिस प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का फर्क ये था कि पहले होता था प्लानिंग कमीशन और वो 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट लेके आता था, उसकी
अकाउंट में जितना खर्चा होना है इस साल वो कहा जाता था। मतलब जो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट बनाया है उस 5 ईयर प्लान का भी ईयर वाइज ब्रेकअप होता था। इस साल प्लानिंग कमीशन ने कितना पैसा कहा है उतना पैसा उधर जाएगा, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड एज प्लान एक्सपेंडिचर। देयर आफ्टर इट वाज, उसके अलावा जो खर्चा है, मतलब जो प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में खर्चा नहीं है वो खर्चा कहाँ जाता था, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जाता था। 2017 में 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गया। द लास्ट 5 ईयर प्लान वाज टिल 2017। जब वो खर्चे ही, वो जब 5 ईयर प्लान ही नहीं बचा तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का क्या रोल हो जाता, खत्म। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर खत्म। रेलवे बजट मर्ज विद जनरल बजट, और जो डे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है उसको 1 महीना पीछे खींचा गया। तो ये वोट ऑन अकाउंट की बात ही नहीं करते। एक और बजट के साथ टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट, विच इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट। इंटरिम बजट जनरली उस साल प्रेजेंट किया जाता है, जैसे 2024 फॉर एग्जांपल। अब हमारे जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है वो शेड्यूल्ड है मार्च अप्रैल 2024 में, 2024 मार्च अप्रैल इज द, बट बजट हैज टू बी प्रेजेंटेड ऑन 1st of February। बजट जो है वो 1st of February को प्रेजेंट किया जाएगा। तो 1st of February को जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा वो पूरा बजट नहीं, वो पूरे साल का बजट नहीं होगा। जनरली वो भी इतना ही होता है, 1/6 होता है। वो छोटा सा एक सिंबॉलिक बजट वो पास कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो वो 1 साल के लिए पास किया जाएगा। मान लीजिए मई में आके, या जब इलेक्शन रिजल्ट्स आता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि पुरानी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो नई गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे पास करवा दिया था, पार्लियामेंट ने उसे पास किया है, तो ये ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो ऑब्लिगेशन ना बने, उनके ऊपर कोई अननेसेसरी, ऐसा भी नहीं हो ना, मान लो किसी सरकार को लग रहा है कि यार अब तो हम इलेक्शन हारने वाले, उल्टी सीधी पॉलिसीज बना के हम भाग जाते हैं। ये नहीं कर सकते आप जिस साल इलेक्शन ईयर होगा, आप 2024 का अगर एग्जाम देंगे तो उस साल हो सकता है ये स्टेटमेंट आ जाए इंटरिम बजट, क्योंकि उस साल इंटरिम बजट प्रेजेंट होगा। मतलब 2023 का जो बजट है, जो आने वाला बजट है, वो इस गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, लास्ट फुल फ्लेजेड बजट है। इसके बाद क्या होगा? इंटरिम बजट होगा 2024 में, और फिर मई में इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, गवर्नमेंट कंटिन्यूज, देन ऑल्सो इफ न्यू गवर्नमेंट कम देन ऑल्सो। तो जो उस साल का मॉनसून सेशन होगा, जुलाई में फिर जनरल बजट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इंटरिम बजट, so this is not a complete budget, just a part of budget. Generally 1/6 of that is this is what they get permission, और वो उसकी परमिशन ले लेते हैं कि हम इतना पैसा निकाल लेते हैं, इलेक्शन भी होने, बाकी चीजें, खर्चा चलते रहना चाहिए। फिर जब नई सरकार जो आएगी, अब भले ये लोग आए, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो फिर अब जो नई लोकसभा बनेगी उसमें नए लोग आएंगे, पुराने कंटिन्यू करेंगे, एक नया कैबिनेट होगा, एक नई सरकार होगी। अब वो नई सरकार तय करेगी कि अगले साल का बजट क्या होगा। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपकी ये पॉलिसी जो है, ऐसा ना हो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाए। तो इंटरिम बजट क्लियर। नाउ जब हम बजट की बात करते हैं तो एक्चुअली भी नहीं, okay, no issues. Now let us talk about what is budget. Budget का मतलब है annual financial statement mentioned under article 112. Annual financial statement mentioned under article 112. सबसे पहले हम बजट के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, और इस, अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, अगर आपको ये वाला क्लासिफिकेशन, ये टेबल समझ में आ गया, तो ये मान के चलिए आपको पूरा बजट समझ में आ गया, इसके बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये कौन सी चीज कहां प्लेस्ड है। तो ये हमारा बजट है। इस बजट के 2 साइड, वन इज रेवेन्यू, अनदर इज कैपिटल। बजट के 2 साइड, वन इज रेवेन्यू, अनदर इज कैपिटल। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, अब ये 2 क्यों है सर? पहला सवाल कि सर एक रेवेन्यू साइड है, एक कैपिटल साइड, एक रेवेन्यू साइड है, एक कैपिटल साइड।
रेवेन्यू साइड, इन दोनों को फर्दर हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली यहां वो ट्रांजैक्शन है जो शॉर्ट टर्म है, या हम कहें जिनका ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम है। वो सारे ट्रांजैक्शन, जैसे मेरी इस साल की सैलरी, इस साल का प्रॉफिट, इस साल के टैक्सेस, ये आता है ना। तो सारे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, सारे वो ट्रांजैक्शन जो जो 1 साल में खत्म हो जाते हैं, या जो इस साल के डिनोट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहां रखेंगे, हम रेवेन्यू साइड में रहेंगे। वो ट्रांजैक्शन जो लंबे समय तक चलेंगे, जिनको जो लंबे समय तक अकाउंट बुक्स में लिखे जाएंगे, वो कहां आएंगे, वो कैपिटल साइड में। तो रेवेन्यू 1 year plus is your capital, 1 year less than 1 year is your रेवेन्यू साइड। ठीक है, अब इसमें भी दो हिस्से, फिस्कल पॉलिसी या बजट यही तो है कि रिसिट आएगी कहां से और खर्चा कहां होगा, आएगा कहां से और खर्चा कहां होगा। ये रिसीट को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक है टैक्स, एक है नॉन टैक्स। एक है टैक्स, एक है नॉन टैक्स। आई नो हो सकता है आप में से ये शायद उतना क्लियरली ना दिख रहा हो, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, बट आई विल राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। So this is tax and this is not. Let us do revenue side. Revenue दो हिस्से, one is receipt, another is expenditure. receipt को फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, यहां पे देखो, यह है हमारा डायरेक्ट टैक्स, यह है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रिसीव्स उनको कहेंगे कि टैक्स के अलावा भी सरकार के पास कुछ पैसा आ रहा है, टैक्स के अलावा भी सरकार के पास कुछ पैसा आ रहा है। जैसे सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार भी चीजें बेच रही है, सर्विसेज दे रही है। हम, आप जाते हो, आप छोटी मोटी फीस देते हो, हर चीज की लाइसेंस की फीस देते हो, बाकी चीजें देते हो, रजिस्ट्रेशन का पैसा, सब चीज बहुत सारी आप फीस दे रहे हो, वो सारा यहाँ आएगा। उसके अलावा जो सरकारी पीएसयूज हैं, तो हम यहाँ नॉन टैक्स में क्या लिख सकते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमारे जो पीएसयूज हैं उनका क्या, उनका डिविडेंड या उनका प्रॉफिट। दो अल्फाज आते हैं, एक आता है डिविडेंड, एक आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल होता है, मान लो जहां सरकार की 100% ओनरशिप होगी, वहां क्या कहलाएगा, वहां उसके, जब अगर सरकार की 100% ओनरशिप है तो 100% उसका प्रॉफिट किसके पास आएगा, सरकार के पास आएगा, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी पीएसयू है जहां पर सरकार, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सरकार 100% ओनरशिप, सरकार की कुछ हिस्सेदारी है, सरकार की कुछ हिस्सेदारी है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां अब जितनी हिस्सेदारी है, प्रॉफिट में भी उतना हिस्सा होगा, तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो डिविडेंड। जब हम प्रॉफिट कह रहे हैं तो हम कंप्लीट कह रहे हैं, मान लो जहां सरकार की 100% हिस्सेदारी है, वहां सरकार को प्रॉफिट होगा। लेकिन जहां सरकार की 100% हिस्सेदारी नहीं, मान लो 50% जो है हिस्सेदारी है, 50% गवर्नमेंट ओनरशिप है, तो वो 50% का जो प्रॉफिट है उसका 50% ही तो आएगा। तो 50% वो जो हिस्सा आया मुनाफे का, वो जो लाभ का जो हिस्सा आया, उसे हमने क्या कहा, उसने डिविडेंड कहा। तो सरकार पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से क्या कर रही है, वो डिविडेंड ले रही है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, भारत सरकार ने लोन दे रखे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, लोन के ऊपर अब इंटरेस्ट, लोन लंबा जाएगा,
प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10 साल में 20 साल का जो भी लोन होगा वो दे रखा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो ईयरली आता है ना, मंथली आता है। तो इस साल कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, इस साल कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, इस साल कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, इसलिए ये रेवेन्यू का क्या मतलब है, यहां पर है आपके शॉर्ट ट्रांजैक्शन, यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके शॉर्ट ट्रांजैक्शन। फाइन, देन हियर ग्रांट्स रिसीव्ड, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बात भी करेंगे हम। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, ब्रिक्स बैंक है, बहुत सारी जगह से हमें ग्रांट्स मिलता है फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। वो ग्रांट्स कहाँ आएगा, वो ग्रांट्स भी यहाँ आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम ROW, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दूसरे देशों से, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत को ग्रांट आ रहा है, सरकार उसे रिसीव कर रही है, इस साल का ग्रांट ही आएगा, इसलिए रेवेन्यू साइड के रिसीट में, सिंपल। तो रेवेन्यू रिसीट, अब रेवेन्यू खर्चा क्या है, खर्चा मतलब इस साल का खर्चा, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर नहीं, इस साल का खर्चा। सबसे पहला खर्चा है सर सैलरीज, पेंशन। सबसे बड़ा खर्चा क्या है, सैलरीज और पेंशन। जाहिर सी बात है, इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम करके रिटायर हो चुके हैं, सबको सैलरी और पेंशन। ये इस साल की ही सैलरी की बात होगी, इस साल की ही सैलरी की बात होगी, तो सैलरीज एंड पेंशन। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा है, सालाना खर्चा जो है, वो है सब्सिडी। भारत सरकार अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग उस पर अलग अलग सब्सिडीज देती है, सारी सब्सिडीज। हाँ, और हर साल की सब्सिडी का सैंक्शन नया आता है, हर साल बजट में उसे एक नई लेवल पे नई चीज़ों की सब्सिडी जो है वो डिक्लेयर की जाती है, इस साल की सब्सिडी। इसके अलावा जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, हमने लोन ले रखा है, हमने लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, भारत सरकार ने पब्लिक बोरोइंग की है, भारत सरकार ने आरबीआई से बोरोइंग की है, भारत सरकार ने अलग अलग जगह से बोरोइंग कर रखी है। तो उस बोरोइंग पे क्या करना होगा, उस बोरोइंग पे हमें क्या पे करना होगा, उस बोरोइंग पे हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट। ये लिस्ट और लंबी जा सकती है, जो भी खर्चा हो रहा है तो इस साल का जितना भी आपका बजटरी एलोकेशन, जितना भी आपका इस साल का खर्चा है वो कहाँ आएगा। आप डिफेंस एक्सपेंडिचर ले लीजिए, आप मनरेगा का एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर बेसिकली जो ईयरली नेचर के हैं वो यहाँ पे आएंगे। मेजर सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, डिफेंस, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ आएंगी, विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो छोटे हैं, जो सालाना है, जो एक साल में खत्म हो जाएंगे, जो एक साल में खत्म हो जाएंगे, या एक साल के नेचर के, हम क्या कहेंगे। फाइन, अब बात करते हैं कैपिटल साइड, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब यहां पर भी दो कॉलम हम लेंगे, एक हमारा रिसीट्स है, एक हमारा एक्सपेंडिचर है, एक मतलब हम कैपिटल अकाउंट में कहां से लेके आएंगे, कैपिटल साइड बजट का कहां से आएगा और जाएगा कहां। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर रिसीट की बात करें, जो रिसीट है इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया, एक है डेट, एक है नॉन डेट। एक है डेट, एक है नॉन डेट। वो कैपिटल रिसीट हम ले रहे हैं, कर्जा बना रहा है जो हमारे देश के ऊपर हमारी सरकार, अब कर्जा है तो लॉन्ग टर्म होगा, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट सालाना देना है, लेकिन कर्जा तो 20 साल का है। अब इस साल अगर हमने कोई डेट लिया है तो उसने तो अगले 20 साल के लिए कर्जे में इस साल मैंने कोई लोन लिया, मान लो इस साल मैंने सैलरी इतनी कमाई, लेकिन इस साल मैंने एक लोन लिया, मान लो हाउसिंग लोन था, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। अब वो मैं उसको सालाना खर्चे में तो नहीं डाल सकता ना, उसने कर्जा क्रिएट कर दिया जो मेरे ऊपर अब कितने साल रहेगा, अगले 20 साल। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, वो कैपिटल रिसीट जिससे क्या हो रहा है, वो कैपिटल रिसीट जिससे कर्जा बन रहा है। फिर डेट के अंदर क्या आ जाता है, अब कर्जा कहां से ले सकते हैं, कर्जा लेने के दो रास्ते हैं, कर्जा
अब मैं तुमसे कहूँ कर्जा लेना है, भाई मेरे पास दो तरीके हैं, या तो अपने घर के किसी व्यक्ति से कर्जा ले लूँ, या मैं किसी बाहर वाले से कर्जा ले लूँ। या तो मैं अपने घर के किसी व्यक्ति से कर्जा ले लूँ, या मैं किसी बाहर वाले से कर्जा ले लूँ। ईदर आई कैन गो फॉर इंटरनल डेट और आई कैन गो फॉर एक्सटर्नल डेट। या तो पब्लिक बोरोइंग होगी या बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड होगी। पब्लिक बोरोइंग मतलब भारत थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई के थ्रू लोगों से पैसा लेंगे, या 8 साल 10 साल 15 साल के लिए बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर देती है, या वो एक्सटर्नल डेट लेंगे, वो बाहर के जो कहना चाहिए कि एजेंसीज हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से। तो कर्जा दो तरीके का हो गया, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। वैलिड पॉइंट है सर, लेकिन क्या अब ये नॉन डेट रिसीव क्या हो गया? अगर हम नॉन डेट रिसीवेबल की बात करें तो नॉन डेट में दो चीजें हैं। नॉन डेट में हम एक चीज, सबसे पहले लोन्स रिकवर्ड। क्योंकि लोन अपने आप में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन था, इतने सालों का लोन हमने रिकवर करा, इस साल वो अकाउंट खत्म हुआ तो हम कहेंगे लोन्स रिकवर्ड। यहां हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे, यहां हम इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। इंटरेस्ट हमने कैपिटल साइड में ले लिया, इंटरेस्ट हमने रेवेन्यू साइड में ले लिया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं। देन अब हमारे जो पीएसयूज हैं, हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी एसेट है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उनका विनिवेश होता है। उससे मान लो अब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें से जो पैसा आया वो कहाँ लिखाएगा? वो इस अकाउंट में लिखाएगा, वो अकाउंट के इस हेड में लिखाएगा। तो हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और एनी गवर्नमेंट एसेट। क्यों? क्योंकि इस एसेट को बनने में सालों लगे थे। बिका जरूर इस साल है, लेकिन इस एसेट को बनने में सालों लगे थे, इसलिए जब वो एसेट जाएगा तो वो कैपिटल जा रहा है ना हमारा। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा उस कैपिटल को बेच के आ रहा है जिसको हमने क्रिएट करने में सालों लगाए थे। सालों से वो कंपनी थी, सालों से वो एयरलाइन थी, वो बेच दी गई। क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। जवाब बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा अगले लेक्चर में। 3 टर्म्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस ढूंढिए, इन तीनों का जवाब आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा अगले लेक्चर। अगला लेक्चर देखने जरूर आई। खैर, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। तो हमने इतनी जगह से सर हमने लोन ले लिया, हमने इंटरनल एक्सटर्नल लोन ले लिया, पब्लिक बोरोइंग कर ली, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कर ली, अलग अलग चीजें जो है वो बोरोइंग कर ली। और उसके बाद क्या होगा? अब हम इसे खर्चा कहाँ करेंगे? हम इसे खर्चा कहाँ करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली यहां जो खर्चा होगा, लीव दैट, सिंपल सी चीज बता देता हूं। यहां जो भी खर्चा होगा उसे हम कहते हैं, जनरली आपको एक टर्म मिलेगा कैपेक्स। आप जब अखबार पढ़ेंगे, आप मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो आपको एक टर्म मिलेगा, दैट इज कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही स्टार्टिंग में बात की थी, कैपिटल फॉर्मेशन, सारा खर्चा किस किस में, सारा खर्चा कहां कहां होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये खर्चा होगा स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, लोन्स गिवन बाय, भारत सरकार भी लोन दे रही है, उन सारी जगहों पे बेसिकली जो कैपिटल गुड्स, रेलवे स्टेशन, बाकी चीजों पे, मतलब वो चीजें जो अब लंबे समय तक रहेंगी, उनको बनाने में, उस कैपिटल फॉर्मेशन में, उस कैपिटल गुड्स में जो भी खर्चा होगा उसको हम कहां लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपको जो टर्म, the fancy term that you will see in newspapers, the term that you will see out here will be called is capex, capital expenditure. Means expenditure in creation of capital assets.
creation in expenditure in creation of capital assets is your capital expenditure. तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने ये लेखा जोखा दे दिया कि भाई साहब यहां से कमा रहे हैं, यहां दे रहे हैं, यहां से हम कमा रहे हैं और यहां हम खर्च कर रहे हैं. सो इज दैट इनफ? नो. यहां पर आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है. ऑल्दो एवरी टॉपिक इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट, डेट, लेकिन हम कुछ आज के क्लास में हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. हम आज सबसे पहले बात करेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसीट्स. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, अब इसमें एक टर्म था जहां से सवाल, देखिए, माय पर्पस इज नॉट टू मेक यू एन इकोनॉमिस्ट. फिर कह रहा हूं, हर क्लास में कहता हूं कि मेरा मकसद आपको इकोनॉमिस्ट बनाना नहीं है. मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप एग्जाम क्लियर करें और जो हम यहां पढ़ रहे हों उसकी मदद से, उसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाए. दैट्स इट. आईएएस बनने के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि जो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आता था, अब इसका क्लासिफिकेशन बताओ, फिर इसका क्लासिफिकेशन बताओ, फिर इसका नो वन इज गोइंग टू आस्क. जब उतना आगे जाना नहीं है, एज एन इसको लेके आगे तो बहुत जाना है, आगे बहुत जाना है, लेकिन हर वक्त ही इसका हाथ नहीं पकड़ना है. तो इसका हाथ जहां तक पकड़ना है वहां तक के लिए समझ लेते हैं और उतना ही समझते हैं, ताकि अननेसेसरली मैं आपसे कहूं कि नहीं टैक्सेशन का मेथड पढ़ के आओ, इनकम टैक्स कैलकुलेशन सीख के आओ, और जो है बातें बता रहा हूं ना उससे बच के रहना. एक्सपर्ट नहीं बनना है, हम जनरलिस्ट हैं. हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, हम जनरलिस्ट हैं. हम सिर्फ उतना ज्ञान ले लें जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए बस. और एग्जाम निकलेगा और विथ रैंक निकलेगा, याद रखिएगा. आपको सिर्फ सही इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है. आपको एक सही अप्रोच की जरूरत है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज की जरूरत है. लेकिन जब आप हॉलिस्टिक कवरेज करते हो तो बहुत बार आपको सुपरफिशियली किसी चीज का पता होना बहुत होता है. आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि कोई सी चीज कैसी है, इज मोर देन इनफ. उसकी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं. हम यहाँ इनकम टैक्स, और जब जिनको रेवेन्यू में जाना होगा वो सीख भी जाओगे, वहां जाके फिर तुम्हें बता देंगे ऐसे कैलकुलेट करते हैं और ऐसे पकड़ते हैं टैक्स की चोरी. खैर, तो हम इतना ध्यान नहीं देते. हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टैक्सेस हैं, जो मेन सोर्स है सरकार के पैसा कमाने का, या सरकार के लिए रेवेन्यू का पैसा कमाना ही कहेंगे. ये जो टैक्स है ये दो तरीके से, एक कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, एक कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें उससे पहले आप समझिए. एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स. दो चीजें हुई, दो फिनोमेना. क्या होता है सर इंपैक्ट ऑफ टैक्स? इंपैक्ट ऑफ टैक्स या इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि टैक्स किसके ऊपर लगाया जा रहा है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है कि टैक्स किसके ऊपर लगाया जा रहा है. और इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि उस टैक्स को पे कौन कर रहा है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब वो टैक्स लगाया किस पे जा रहा है, और इंपैक्ट ऑफ टैक्स मतलब उस टैक्स को पे कौन कर रहा है. अगर ये दोनों एक ही एंटिटी है, अगर ये दोनों एक ही एंटिटी है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स. अगर ये दोनों अलग एंटिटी है, मतलब टैक्स लगाया किसी और पे जा रहा है और टैक्स पे कोई और कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिया ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स, प्रोफेशनल, ये सारी चीजें, ये सारा टैक्स लगाया किस पे जा रहा है? ये सारा टैक्स लगाया जा रहा है, मान लो मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी के ऊपर एक टैक्स लग रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स. मेरी सैलरी के ऊपर एक टैक्स लग रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इनकम टैक्स. तो लगा किस पे? मेरे ऊपर. पे कौन करेगा?
मैंने ही पे करना है, मैंने सीधे जाके कहाँ जमा कर देना है, इनकम टैक्स की अपनी वेबसाइट खोलनी है, वहां टैक्स पे कर देना है। बोथ द थिंग्स, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स मेरे ऊपर था कौन? मैंने ही पे कर दिया, मेरे ही ऊपर टैक्स लगा था, डायरेक्टली किसे पे कर दिया? सरकार को पे कर दिया। वो क्या हो गया? वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, बेस्ट एग्जांपल हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी पे कौन कर रहा है? जीएसटी पे कर रहा है कंज्यूमर, लेकिन उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कंज्यूमर पे जरूर कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर लग नहीं रहा है। वो उसके ऊपर लग रहा है, वो उस फाइनल पॉइंट ऑफ सेल पे लग रहा है। जमा कौन करेगा? जिसने वो पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो है। आप गए, आपने दुकान से सामान लिया, आपने दुकान से आटा खरीदा, आपसे उसने बोला कि सर ये जो मान लो आटे का रेट है 380 रुपए फॉर 10 kg ऑफ आटा। वो कहेगा कि सर ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, इसमें से मान लो 5% अगर टैक्स लग रहा है, पैक डाटा है तो 5% अगर टैक्स लग रहा है तो आपका 5% आप जमा करिए, इसमें वो इंक्लूडेड है। वो दुकान वाला उसमें से वो जो 5% है वो सरकार को जमा। तो जब हम टैक्स सारा दे हम ही रहे, तो हमारे और सरकार के बीच है टैक्स पेयर, और अल्टीमेट टैक्स रिसीवर कौन है? सरकार। अल्टीमेट टैक्स रिसीवर कौन है? सरकार। जब वो दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, उनके बीच कोई इंटरमीडियरी नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जब बीच में शॉपकीपर आ गया तो हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। लग किसी और पे रहा है, पे कोई और कर रहा है, तो हमने उसे क्या कहा? हमने उसे कहा इनडायरेक्ट टैक्स। लग जिस पे रहा है वही पे कर रहा है, तो हमने उसे क्या कहा? हमने उसे कहा डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं, यहीं पर से कंसेप्ट आता है, इन्हीं टैक्सेस से कंसेप्ट आता है किसका? इन टैक्सेस से कंसेप्ट आता है फिस्कल फेडरलिज्म। चलिए हमसे बात करना। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है, उस यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है, भारत सरकार को भी पैसे की जरूरत है, और नीचे के लेवल पे आओगे तो लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, उनको भी पैसे की जरूरत। कुछ टैक्सेशन पावर भारत सरकार के पास है, कुछ टैक्सेशन पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ टैक्सेशन पावर म्यूनिसिपल के पास भी है, अलग अलग। जब तक इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं। आप इस चीज, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा है। जब से जीएसटी आया है, स्टेट्स हमें शिकायत करते रहे कि हमें हमारा बकाया पैसा नहीं मिला, एंड ऑल एंड ऑल। हमें हमारा बकाया नहीं मिला, हमें हमारा जीएसटी का शेयर नहीं मिला, हमें हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं मिला। बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम तब कवर करेंगे जब हम बात करेंगे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस की डिटेल। अभी हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखो, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट। फोकस बैच का बेसिक ये है कि हम आपको एक अंडरस्टैंडिंग दें कि भैया ये टॉपिक ये है, इसका डायमेंशन। इन डेप्थ फोकस में बिल्कुल पिन पॉइंट और ये है टॉपिक है के बारे में इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं इसको कहता हूं कि यार ये तैयारी की तैयारी है। समझ में आ रहा है? जब आप तैयारी करने शुरू कर रहे हो, उससे पहले अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है, अब आप बुक पढ़िए, अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, अब आप जो दूसरी किताबें स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है वो पढ़ेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। अब एटलीस्ट जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस या कैपेक्स लिखा होगा या रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट लिखा होगा, तो वो आपके लिए एक नई चीज नहीं होगी, वो आपके लिए एक नई बात नहीं होगी। फाइन। तो यूनियन क्या कर रहा है? यूनियन सेंट्रल कुछ टैक्सेस लगा रहा है, कुछ टैक्सेस जो हैं वो स्टेट लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनियन की दो तरीके के टैक्सेस हैं, यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर इनडायरेक्ट है, इट इज नॉट विजिबल। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरपोरेशन टैक्स की। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब होता है इट इज अ टैक्स ऑन
प्रॉफिट। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स है टैक्स ऑन प्रॉफिट। जितनी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अलग अलग कंपनीज, हर कंपनी कुछ ना कुछ मुनाफा कमाती है। कुछ कमाती हैं मुनाफा, कुछ नहीं कमाती। सम अर्न प्रॉफिट, सम डू नॉट अर्न प्रॉफिट. Now they don't have to make, and one more term before I come to that. एनुअल टर्नओवर एक टर्म और आपने सुना होगा, अक्सर अखबारों में आता है, न्यूज में आता है, खासतौर पर जब कंपनी से रिलेटेड बात आती है तो आता है दैट देयर इज एनुअल टर्नओवर, और एक आता है नेट प्रॉफिट। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। यहां पर एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन। मान लो एक कंपनी है, उसने 500 करोड़ रुपए उसके इनकम में आए, और उसने, या 600 करोड़ रुपए उसके इनकम में आए, और 500 करोड़ जो है उसने बाहर भेज दिए, का टर्नओवर हो गया। कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1100 करोड़। पैसों आया 500 करोड़। ठीक है, सो टोटल ऑफ क्रेडिट एंड द डेबिट साइड, दैट इज योर एनुअल टर्नओवर। फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर अब जरूरी नहीं कि आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो इतना है तो 100 करोड़ ही प्रॉफिट होगा, नहीं, और भी एक्सपेंसेस, और भी चीजें हो सकती। मान लो प्रॉफिट आया 50 करोड़। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपको जो है आपके एनुअल, आपका इतना इतना गया, इतना आया, 20 का आपका प्रॉफिट है, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, आपको पूरे पे टैक्स नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है। ये कंपनीज के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए है। अदर टैक्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेल्थ टैक्स है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, आप शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने शेयर को क्या किया? शेयर क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, आपने उन शेयर का लेन देन करा, आपको टैक्स देना। चाहे आपने बेचा हो तो टैक्स देना है, चाहे आपने खरीदा हो तो टैक्स देना है। नॉमिनल होता है, लेकिन आप, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आप ही को देना है। फाइन। देन अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल जीएसटी है, यूनियन ड्यूटी, एक्साइज। अब एक्साइज क्या है? ये टर्म बार बार आता है, एक्साइज, ये टर्म बार बार आता है। एक्साइज का मतलब है भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा, भारत देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सुई से लेके हवाई जहाज तक, उस सबके प्रोडक्शन के ऊपर, अभी सेल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ गुड्स में 2 पॉइंट पे टैक्स जो है वो लगता है। एक लगता है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और एक लगता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनको सब्स्यूम कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, लेकिन अभी भी जीएसटी में से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं। कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। 5 ऐसी चीजें हैं मोस्टली जिनको हमने जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा हुआ है, वो जीएसटी में नहीं आती। तो अगर उसके ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, पेट्रोल। तो पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन पेट्रोल सर प्रोड्यूस का, हम तो थोड़ी बना रहे हैं पेट्रोल, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम इंपोर्ट क्रूड ऑयल कर रहे हैं, हम कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, और उस कच्चे तेल का आयात कराने के बाद जो देश में अलग अलग रिफाइनरीज हैं वो वहां पर जाता है, और उसी कच्चे तेल से निकलता है पेट्रोल। तो पेट्रोल कहां प्रोड्यूस हुआ? देश के अंदर। इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्साइज। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाएगी, एंड दैट विल बी सेंट्रल एक्साइज। फाइन। फिर कस्टम्स ड्यूटी है, जो चीज देश के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एक्साइज। फाइन। जो चीज देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुई है, बाहर से लाई जा रही है, कस्टम्स। मतलब प्रोड्यूस कहीं और हुई है, इंपोर्ट की गई है, तो वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा? वहां पर आपको
इंपोर्ट ड्यूटी आपको वहाँ पे कस्टम्स पड़ेगा। दूसरे सर्विस टैक्सेस हैं, कुछ सेक्शंस पे सर्विस टैक्स अभी भी लग रहा है, एंड दिस इज फ्रॉम पीआईबी। क्लासिफिकेशन का सोर्स जो है ये पीआईबी है, तो ये वहाँ से लिया गया है, डोंट वरी। सर सर्विस टैक्स अभी भी कुछ बहुत माइनर ऐसे कलेक्शन है जो सर्विस टैक्स के उसमें आ रहा है, बट वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि आ रहा है तो सरकार उसे मेंशन करती है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्लासिफिकेशन जो लिया है ये पीआईबी से लिया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन से लिया है। पीआईबी सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छी चीज़ है। आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब न्यूज़लेटर के उस पे जाइए, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, सब्सक्राइब करिए। रोज़ में फ्री की वैल्यूएबल न्यूज़ आपके ईमेल पे होगी, कैन रीड इट आउट। फाइन, नाउ मूविंग ऑन। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कौन लगा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। दीज आर द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय स्टेट, दीज आर द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो था सेल्स टैक्स। सर सेल्स टैक्स तो सबस्यूम हो गया जीएसटी के अंदर, नहीं। पेट्रोल है, अल्कोहल पे, अल्कोहल की सेल पे, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है की सेल पे अभी भी जो है सेल्स टैक्स ही लग रहा है, वो ले रही है। एसजीएसटी, स्टेट कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है, प्रोफेशनल टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वैट है, रोड टैक्स है। ये सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट कर रहा है? ये सारे टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है स्टेट। ये सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट कर रहा है? ये सारे टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है स्टेट। लेकिन क्या ये टैक्सेस सफिशिएंट है एक स्टेट के लिए कि वो अपना खर्चा चला पाए? नहीं। इसलिए दिस आर द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो दो चीजें समझ में आई सर, ये टैक्सेस का चक्कर क्या है, कौन कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही, कौन कौन सा टैक्स स्टेट ले रही, ये हमारे पास समझ। अब सवाल ये उठता है, कि ये जो टैक्सेस कलेक्ट हो, अब सरकार जब ये बताएगी कि हम इतना टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बताती है ना हम कितना खर्चा कर रहे हैं। यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है हमारे फिस्कल फेडरलिज्म का, हमारे कहना चाहिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या ये टैक्सेस जो सरकार कलेक्ट कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, क्या ये टैक्सेस इनफ है? क्या ये टैक्सेस स्टेट्स के लिए इनफ है कि वो अपना खर्चा चला लें? नहीं। और इस चीज को, इस प्रॉब्लम को, और ये आई थिंक वी शुड गिव दिस क्रेडिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वी शुड गिव दिस क्रेडिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि उन्होंने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रोविजन रखा, एज द पार्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटी अगेन। फाइनेंस कमीशन, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन दो चीजों की बात करता है। फाइनेंस कमीशन पहले बात करता है वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, और फिर वो बात करता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। मतलब फाइनेंस कमीशन इस चीज की बात कर रहा है कि भाई साहब, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स प्रोसीड्स हैं, जो टैक्स रिसीव किए गए हैं, उसका बंटवारा कैसे होगा। और दूसरा वो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बता देगा कि सेंटर के जो भी टैक्सेस है, कितना परसेंट टैक्स किसका? स्टेट का। कितना परसेंट टैक्स कितना? स्टेट्स का। मान लो सेंटर ने, अज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, तो वो कह रहे हैं कि 41 रुपीज जो है वो स्टेट का है। 41 रुपीज किसका है? वो टैक्स किसका है? वो स्टेट्स का है। तो क्या हम ये करेंगे कि हमारे 29 स्टेट्स की हम बात करते हैं, हम इन सारे स्टेट्स को जो है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम सम अप करते हैं, 41 से डिवाइड कर देते हैं, हर किसी का बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब सर दिस इज समथिंग गलत है। क्यों? अब उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है। एक शहर की पॉपुलेशन 20-25 लाख हो जाती है। वहीं आप अरुणाचल जैसे स्टेट की बात करोगे तो वहाँ पॉपुलेशन ही तो 10-15 लाख है इन टोटल। जहाँ इतनी एक शहर की जनसंख्या नहीं, वहाँ पूरे स्टेट की है। आप राजस्थान के साइज कंपेयर करोगे तो आपको
आप बोलोगे कि इसमें जितना राजस्थान को मिलना चाहिए या हर स्टेट को अगर बराबर मिलना चाहिए, हर स्टेट को अगर बराबर मिलना चाहिए तो राजस्थान और सिक्किम का जो है वो बराबरी हो जाएगा? पॉसिबल नहीं। तो फाइनेंस कमीशन बात करता है हॉरिजॉन्टल जो है डेवल्यूशन की, मतलब स्टेट्स के बीच में बंटवारा कैसे होगा। दो तरीके के बंटवारे की बात करता है पैसे की। पहला बंटवारा क्या कि स्टेट में और सेंटर में बंटवारा कितना होगा, और दूसरा बंटवारा ये कि स्टेट्स में आपस में बंटवारा कैसे होगा। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस मींस। और इसी बैलेंस ऑफ पावर को हम कहते हैं क्या, इसी बैलेंस ऑफ पावर को हम कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि सेंटर में और स्टेट के बीच में कैसे फाइनेंसेस का बंटवारा होगा, दिस इज व्हाट। और इसके लिए क्या है, दैट वी हैव प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपरली शेड्यूल 7 है जो डिवाइड कर देता है सब्जेक्ट्स को, एंड देन वी हैव द फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का गठन होता है जो कि ये बताता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एट प्रेजेंट वी हैव द 15th फाइनेंस कमीशन, और उन्होंने दो चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल, मतलब 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, तो उन्होंने कहा है कि कितना 41% जो है वो वर्टिकल डेवल्यूशन होगा, मतलब जो भी टैक्स आ रहे हैं उसका 41% कहाँ जाएगा, उसका 41% सरकार, भारत सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, भारत सरकार के जो भी टैक्स प्रोसीड्स हैं, उस टैक्स प्रोसीड्स का 50%, 41% कहाँ जाएगा, स्टेट्स में। 41% कहाँ जाएगा, उसका 41% जाएगा स्टेट्स में। पहली चीज, पुराना 14th फाइनेंस कमीशन ने इसी वैल्यू को इन्होंने कितना रखा, 15th फाइनेंस कमीशन ने इन्होंने रखा 41%, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने रखा था इसको 42%। इनका 41%, इन्होंने रखा था 42%। डिफरेंस ये आया 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में। उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, तो अब वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम हो गया, तो 1% हम वजह से कम कर रहे हैं क्योंकि अब 2 नई यूनियन टेरिटरी आ गई है। यूनियन के पास अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 नई यूनिट्स आ गई हैं, 2 नई टेरिटरीज आ गई हैं, उनका खर्चा बढ़ेगा, और एक स्टेट कम हो गया तो स्टेट का खर्चा कम कर दिया जाएगा। अब ये कैसे तय होगा कि किस स्टेट को, ये कैसे तय होगा कि किस स्टेट को क्या जो है, अब उन्होंने कहा हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, हम कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि किस स्टेट को क्या मिलेगा। इन्होंने कहा सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट की पॉपुलेशन। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, हम क्या देखेंगे, स्टेट की पॉपुलेशन। फाइन, स्टेट की पॉपुलेशन क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा वाटर सप्लाई लगेगा, उतना ज्यादा स्कीम पैसा जाएगा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा, अब और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो उतना ज्यादा टैक्स भी तो देगा। मान लो सारी पॉपुलेशन टैक्स दे रही है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, सब सामान खरीद रहे हैं, तो जहां सामान ज्यादा बिक रहा होगा वहां पर ज्यादा पैसा भी तो, वहां टैक्स जीएसटी भी तो वहीं से ज्यादा कलेक्ट होगा। तो एक, दूसरा उन्होंने कहा स्टेट का एरिया, तो 15% एलोकेशन किसको दिया, 15% एलोकेशन दिया पॉपुलेशन को, 15% एलोकेशन दिया इसे एरिया ऑफ द स्टेट को। जाहिर सी बात है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है क्योंकि एरिया बड़ा है। वैसे अगर आप देखोगे सिक्किम है तो उसका एरिया छोटा है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उत्तर प्रदेश का रिक्वायरमेंट अलग है पॉपुलेशन के बेसिस पे, गोवा का रिक्वायरमेंट अलग है पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो हर स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मतलब कि जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, बेसिकली फॉरेस्ट कवर कितना है, एयर क्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बोला हम फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे देखेंगे कि सामने वाला कितना एफर्ट लगा रहा है, उस बेसिस पे स्टेट को 10% वेटेज उस चीज को दिया जाएगा। इनकम डिस्टेंस, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, ये इसमें टेक्निकल चीज यही है। इनकम डिस्टेंस का मतलब है, फाइनेंस कमीशन ने बोला कि हम सारे स्टेट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जीएसडीपी में अरेंज करेंगे। हम सारे स्टेट्स को क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर स्टेट की एक जीडीपी होगी, हर स्टेट की एक जीडीपी होगी। हम स्टेट्स को क्या करेंगे, 1 से लेके 28 तक रैंकिंग कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ जिसकी जितनी ज्यादा जीएसडीपी होगी, जितनी ज्यादा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो यहां पर होगा, जिसका सबसे कम होगा वो नीचे। और फिर हम देखेंगे 1 2 3 करके। अब मान लीजिए इन दोनों का इसका इनकम डिस्टेंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ द स्टेट, रैंकिंग ऑफ द स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू द टॉप पोजीशन। मान लो यहां पर, अब मुझे रैंकिंग नहीं पता, मैं ऐसे ही, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, फिर लेट से तमिलनाडु है, फिर लेट से कर्नाटका है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां इनकम डिस्टेंस कम है, इनको कम प्रोपोर्शन मिलेगा। इनका इनकम डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा, मतलब जिसका इनकम डिस्टेंस जितना कम होगा उसको यहां उतना कम वेटेज दिया जाएगा। मतलब जिसकी इनकम कम है, कम पैसा नहीं मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। जिसकी इनकम, जिसकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है, तो ज्यादा पैसे की जरूरत है ना। जिसकी सपोर्ट किसको मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट उसी को तो देते हैं जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। हम फाइनेंशियल सपोर्ट उसको नहीं देते हैं जिसको के पास ऑलरेडी पैसा है। तो जिसके पास कम, जिसका इनकम डिस्टेंस कम है, ये है इनकम डिस्टेंस। मतलब टॉप रैंकिंग स्टेट से आपका, आपके स्टेट की पोजीशन कितनी दूर है वो तय करेगा। आपकी इनकम डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी आपको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, आपको उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा जितनी ज्यादा आपकी इनकम डिस्टेंस होगी। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हुआ क्या, 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा, यहां पे आप देखिए एक ना एक ये लगा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, एस्टेरिक साइन लगा हुआ है। ये क्या कर रहे थे, ये दो चीजों को कंसीडर कर रहे थे। एक कंसीडर कर रहे थे 1971 की पॉपुलेशन, एक कंसीडर कर रहे थे 2011 की पॉपुलेशन, और दोनों को इन्होंने वेटेज दे रखा 14th फाइनेंस कमीशन। इस पे साउथ की स्टेट्स में नुकसान में आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सर हमारी तो पॉपुलेशन जो है वो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन होल कंट्री कम हुई है क्योंकि हमने फैमिली प्लानिंग मेजर्स को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। आप, हमारी पॉपुलेशन अगर कम है, रेशियो वाइज पॉपुलेशन अगर हमारी कम है, तो आप हमें नुकसान दे रहे हो, इसका हमारा हमें हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। जबकि हमारी पॉपुलेशन कम इसलिए क्योंकि आप जो इतने सालों से जनसंख्या नियंत्रण का जो है एक मुहिम चला रहे थे, हम तो उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमें तो उसका नुकसान मिल रहा है। जो साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि हमें तो इस चीज का नुकसान हो रहा है कि आप हमें जो है हमारा जो वो है, हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है, हमने फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया, हमने हेल्थ सर्विसेज अच्छी दी, तो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, हमें उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पर इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को बोला 2000, उसकी हटा दो, पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन लेते हैं। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अब हम बात करेंगे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हम लेंगे टीएफआर। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेशियो। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेशियो मतलब है नंबर, और द फर्टिलिटी रेशियो का मतलब ये होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन विल हैव इन हर रिप्रोडक्टिव एज। तो जो रिप्रोडक्टिव एज होती है एक महिला की, औरत की, उसके दौरान उस वो एवरेज कितने बच्चों को जन्म देगी, ये तय करेगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट या फर्टिलिटी रेशियो जो है वो क्या है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में। तो जिस स्टेट का फर्टिलिटी रेशियो जितना कम होगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में। जिस स्टेट का फर्टिलिटी रेशियो जितना कम होगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कहाँ, इसके अंदर। टैक्स एफर्ट की अगर हम बात करें, टैक्स एफर्ट का मतलब है कि वो जो स्टेट है वो कितना एफर्ट लगा रहा है, वो जो स्टेट है वो कितना एफर्ट लगा रहा है उन टैक्सेस को कलेक्ट करने में, या टैक्स जो लॉज हैं या जो टैक्स कलेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने में स्टेट कितना
एफर्ट लगा रहा है, दैट वी विल कॉल हियर एज टैक्स एफर्ट। फाइनेंस कमीशन ने कहा इन सारे पैरामीटर्स, यहाँ देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स और यहाँ देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दिए गए, क्योंकि अब हम इवॉल्व हो रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे देखेंगे अगला फाइनेंस कमीशन बनेगा वो और ज़्यादा जो है हो सकता है पैरामीटर्स लेके आए। और ये किस लिए है? ये जो है दिस इज बिटवीन द स्टेट्स, मीन्स वो जो 41% हमने कहा, कौन सा? वो यूनियन के टैक्सेस का 41% जो स्टेट के पास जाएगा, वो 41% स्टेट्स में आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 41% स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस फॉर्मूले। तो दिस इज व्हाट फिस्कल फेडरलिज्म, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ओके, अब एक अगला जो इसका पार्ट है जो मुझे आपको बताना है वो है बजटिंग होती कैसे। अब ये तो बन गया सर इतना डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ये बजटिंग होती कैसे? बजटिंग ऐसे होती है कि मान लीजिए आप में से हो सकता है कुछ लोग पीजी हॉस्टल रह रहे हो, कोई लोग कॉलेज हॉस्टल में, आपके घर से पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, घर के लोग जो है वो पैसा भिजवाते हैं। वो पैसा भिजवाते हैं तो किस बेसिस पे? वो कहते हैं कि भाई तुम्हें पिछले महीने कितने की ज़रूरत थी, तो लगता है कि यू आर आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर अ रेशनल मैन, रेशनल आप ह्यूमन है, तो आपने मान लो आप हर महीने आपको 5,000 10,000 जो भी मिलते हैं, मान लो 10,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन पिछले महीने आपका खर्चा कितना हुआ? आपका खर्चा हुआ मान लो सिर्फ 7,000 रुपये। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, इस महीने मुझे आप 3,000 रुपये कम देना, मेरे पास है, होना यही चाहिए, तो नहीं है। फिर एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि भाई जो है परफॉर्मेंस दिखाओ तो तुम्हें होता ना, एक व्हेन आई से सन दैट आप ऐसा सीखोगे, आप ऐसा पढ़ोगे तो मैं आपको आई लव्स टॉयज, आपको ये वाला टॉय आपके साथ खेलूंगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक उसको काम दे रहे हैं, जब वो काम पूरा हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई अब हम आपको इसका एलोकेशन, क्या स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे मिनिस्टीरियल एलोकेशन की, डिपार्टमेंटल एलोकेशन की, क्या कोई भी डिपार्टमेंट लिटरली कहूँ तो मुंह उठा के कुछ भी पैसा बोल सकता है? कोई डिपार्टमेंट कह देगा कि इस साल मुझे 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्यों पता नहीं, बस 5,000 करोड़ की जरूरत है। बजट बनाने के तरीके होते हैं, और जब हम बजट की बात करते हैं, एक होता है आउटकम बजट या परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, कि सर ये जो बजट बन रहा है, ये जो बजट बन रहा है, ये जो हमने पिछला कितना अच्छा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे अब आप हमें हमारा बजट बढ़ाइए, अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपका बजट कम कर दिया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको समझना है, वो है जीरो बेस बजटिंग। यहां से अगर आपको ये जीरो बेस बजटिंग समझ में आ गया, आपको पूरी कहानी आगे की समझ। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है? मान लीजिए हम एक ऑफिस है, हम एक गवर्नमेंट ऑफिस है, हमारा इस साल का बजट जो है 100 करोड़। जनरल प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए साल के एंड तक अगर आपने इस 100 करोड़ में से 90 करोड़ ही स्पेंड किया, 90 करोड़ ही स्पेंड किया, तो अगले साल आपको जब बजट बनाया जाएगा तो आपके इस साल का एलोकेशन और इस साल का जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कंसिडर करके आपका अगला बजट बनाया जाएगा। जनरली बजट बनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाता है, जनरली बजट बनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाता है, दैट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लास्ट ईयर्स बजट अमाउंट। बट समटाइम्स लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट्स में जनरली ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो गई, 10-15 साल से एक ही गवर्नमेंट चली आ रही थी, इस बार जो है इलेक्शन हुआ और एक नई गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो है बहुत गड़बड़ की थी, बहुत उल्टा सीधा जो है इन्होंने एलोकेशन कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरुआत से करेंगे। बेस, बजट का बेस क्या होता है? बजट का बेस होता है लास्ट ईयर का बजट एलोकेशन। लास्ट ईयर कितना मिला था, ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया बढ़ा के दे दो, कम परफॉर्म किया कम करके दे दो, सिंपल। इस साल उन्होंने कहा कि ये जो बेस है हम बेस मानेंगे 0। आप शुरुआत से बताइए कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि लास्ट ईयर आपका एलोकेशन कितना था, अच्छा 100 करोड़, परफॉर्मेंस कैसा है, ऐसा है, 110 करोड़ ले जाओ, नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप बताओगे कि वो जो एलोकेशन है वो क्यों है, हर
एक चीज को हम मान ही नहीं रहे कि हमने पिछले कोई बजट एलोकेट किया। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, व्हेन यू स्टार्ट द बजट मेकिंग प्रोसीजर फ्रॉम द स्क्रैच, वी कॉल इट जीरो बेस बजटिंग। नॉर्मल क्या होता है, लास्ट ईयर के बजट वैल्यू को जो बजटरी अमाउंट है उसको मान लिया जाता है, उसको क्या मान लिया जाता है, दैट ये हमारा बेस है, इसके बेसिस पे बढ़ाया कम किया जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या करते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग में उसे जीरो माना जाता है, उसे जीरो माना जाता है और पूरा बजट फिर से बनाया जाएगा। हर डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि अपना बजटरी एलोकेशन दो, खर्चा कहाँ है, और आपका अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो रेवेन्यू कहाँ से कर रहेगा। हर चीज का जो है हमें हिसाब चाहिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जेंडर बेस्ड बजटिंग अलग से कोई बजट नहीं होता, ये सिर्फ आप ये मान के चलिए कि उस बजट में जो है जो स्पेशल स्कीम्स होती हैं विच आर टारगेटिंग फॉर फीमेल्स, टारगेटिंग फॉर वुमेन, वी कॉल दैट जेंडर बजटिंग। महिलाओं के लिए खास तौर पे जो भी एलोकेशन दिए जाते हैं वो जेंडर बजटिंग होती है। नो सेपरेट बजट मेड, बट या दिस इज फीमेल फोकस्ड बजट। अब बात करते हैं कि सर ये जो बजट बनता है, ये जो बजट हमारा बन रहा है, एक तरीका तो आपने बताया जीरो बेस्ड बजटिंग है, लेकिन क्या सरकार जितना पैसा ले रही है, जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जितना उसका रिसीट है और जितना एक्सपेंडिचर, क्या है इनके बीच का रिलेशन, क्या ये दोनों बैलेंस है, क्यों इतनी मेहनत, ये इतनी एक्सरसाइज क्यों हो रही, क्या ये बैलेंस्ड है? आई विल से यस एंड नो बोथ। ये बैलेंस नहीं। ये बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये कम हो सकता है? बिल्कुल। और इसी बेसिस पे हम बजट का एक और क्लासिफिकेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट कब होता है? बैलेंस्ड बजट जब आपका जो रिसीट है, जो भी टोटल कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू। जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स है, वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा। हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस बजट। पॉसिबल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मोर और लेस हाइपोथेटिक नहीं होता। फिर आता है सरप्लस बजट। कि सर रिसीट ज्यादा है, खर्चा कम, आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है। सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो होना चाहिए, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, सरकार का इतना खर्चा ही नहीं है। नहीं, ये गलत है। ऐसे ये इसलिए गलत है इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत का स्टेटस क्या है? भारत एक वेलफेयर स्टेट है। अब इस वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च करना। दैट इज व्हाट वेलफेयर स्टेट मीन्स। अब अगर लोगों की आपके पास पैसा है और आपके देश में गरीबी है, तो ये पैसा बचा के कर क्या रहे हो? प्रॉफिट कमाने थोड़ी बैठे हो। स्लम्स खत्म हो गए हैं, सबको पीने का पानी मिल गया है, सबको बिजली मिल गई है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, और उसके बाद आपके पास पैसा बच रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में कभी ऐसा नहीं होता। खासतौर पे एक ऐसी इकोनॉमी हमारी, उसमें कहीं ना कहीं बॉटम स्ट्रेटा में इकोनॉमिकली अगर लोगों को अरेंज करेंगे, तो बॉटम स्ट्रेटा में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई ना कोई एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होगा जो कि जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी, जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी। और अगर आप उसके बाद पैसा बचा रहे हो, मतलब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। आप सरकार का प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हो। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम वेलफेयर है। और अगर आप इस वेलफेयर को नहीं कर रहे हो, मींस यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली, क्योंकि आप यहां प्रॉफिट कमा रहे हैं। Never a good thing in an economy which is considered a welfare economy, never considered good, at least in Indian economy. तो सर ये तो होता नहीं है, ये आप बोल रहे हो अच्छा नहीं है, तो आप बात करो डेफिसिट बजट अच्छा है। हाँ, डेफिसिट बजट अच्छा है। डेफिसिट बजट का मतलब, डेफिसिट का मतलब पहली चीज तो ये होगा कि भाई साहब सरकार का जो खर्चा है वो ज्यादा है, और सरकार का जो आमद है, जो सरकार की आमदनी है, वो क्या है? वो कम है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़कर लोगों का भला कर रही है।
इज डेफिसिट गुड? सम अमाउंट, यस, थोड़ा सा होता है, क्योंकि वही तो आप तभी तो ग्रो करोगे ना। आपको अगर उस इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करना है, आपको उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके लोगों के लिए करना पड़ेगा, तभी उस वेलफेयर का सही मतलब समझ में आएगा। आप पैसा बचा के क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। जो गवर्नमेंट प्रॉफिट बजट दिखा रही है ना, सरप्लस बजट दिखा रही है, मतलब तुम्हारी सोच खत्म हो गई है। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि लोगों का भला किसमें हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट ये सरप्लस बजट दिखा रही है, समझ लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट जो है ना, बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसकी सोच ही खत्म हो चुकी है कि यार ये कैसे वो करा जाए। फिर हम डेफिसिट बजट क्यों अच्छा कहते हैं? थोड़ा सा, अब ये डेफिसिट कितना होना चाहिए? डेफिसिट बजटिंग क्या है? मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार का जो है जो रेवेन्यू है, वो रिसीट्स है, वो कम है, कम पैसा ले रही है, पैसा कम कमा रही है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से बढ़ के खर्च कर रही है। यही सरकार का काम है। उधार लेके कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। दिस इज व्हाट। अब ये क्या ये इनफाइनाइट है? क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं। और सवाल पहला ये है कि क्या हम कोई भी सरकार किस, तो अब ये डेफिसिट को मेजर कैसे करें सर? इस डेफिसिट को मेजर कैसे करें? 4 बेसिक पैरामीटर्स, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है बोरोइंग की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। सिंपल है, हमने वो वाला चार्ट देखा था, बजट, रेवेन्यू, कैपिटल। तो रेवेन्यू डेफिसिट का बेसिक मतलब यह है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सक्यूज मी। हम अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेवेन्यू रिसीट जो है वो ज्यादा है और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है। लेकिन वो टर्म जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, वो टर्म जो आपको सबसे ज्यादा जो है मुश्किल में डालेगा, वो टर्म है फिस्कल डेफिसिट। वो टर्म क्या है? वो टर्म है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब भाई साहब, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से रेवेन्यू रिसीट और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट नॉन डेट दो रिसीट्स थी, रेवेन्यू रिसीट्स पूरी और कैपिटल रिसीट्स में से भी सिर्फ वो वाला साइड जो कि कर्जा क्रिएट नहीं कर रहा है। डेट और नॉन डेट दो देखा था, तो उसमें से वो जो डेट वाला है वो नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू साइड का पूरा टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है और हम टोटल रिसीट्स में से क्या करते हैं, ये टोटल रिसीट्स को ना लेके हम कौन सी रिसीट ले रहे हैं? हम रेवेन्यू रिसीट ले रहे हैं। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स जो है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, ये हमें मिलेगी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है सरकार के ऊपर कितना कर्जा है। इसका क्या मतलब होता है कि सरकार के ऊपर कितना कर्जा है। सरकार के ऊपर कितना कर्जा, ये हमें कहां से पता चलेगा? फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट कैसे पता चलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को माइनस कर। यू विल गेट समथिंग विच इज योर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, मींस यू विल गेट योर लोन्स, योर डेट। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? एक ऑपोजिट साइड है कि अगर सरकार कर्जा ले रही है तो कहां से ले रही है? सरकार कर्जा ले रही है तो सरकार के पास कर्जा लेने के 3 एवेन्यूज है। या तो वो नेट बोरोइंग्स एट होम, मतलब घर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के जरिए जो है वो पैसा अगर उधार ले रही है, लोगों से उधार ले रही है, पब्लिक बोरोइंग कर रही है, वो आरबीआई से बोरो कर रही है। और फाइनली वो कहां से बोरो कर रही है? वो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। तो या तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को माइनस कर दो तो मुझे कर्जा मिल जाएगा, या जो कर्जा भारत सरकार ने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के फॉर्म में ले रखा है, वो कर्जा जो आरबीआई से ले रखा है और वो कर्जा जो बाहर से ले रखा है, वो इन दोनों को टोटल कर दूं तो मैं कहूंगा ये भारत सरकार का पूरा कर्ज है,
ये भारत सरकार का पूरा कर्जा है, ये कर्जा कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ये क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट, घाटा। अब फिस्कल डेफिसिट के बाद एक टर्म और आता है, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। वो क्या होता है? वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब यह है कि फिस्कल डेफिसिट में से उस वॉल्यूम को अलग कर दिया जाए जो कि इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कि प्राइमरी डेफिसिट इज 0, फिस्कल डेफिसिट में से एक कर्जा ऐसा जो कि इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट में वो खर्चा, वो कर्जा जो किस में जा रहा है? हम इंटरेस्ट पे करने के लिए उधार ले रहे हैं। क्या ये अच्छी चीज है? एग्जैक्टली। तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपली मींस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है तो क्या ये अच्छा है? नहीं। इससे इंटरेस्ट पेमेंट है, पुराना लोन चुकाने का कर्जा नहीं है। पुराने लोन पे सिर्फ ब्याज देने का कर्जा है। ब्याज देने के लिए कर्जा लेना अच्छी चीज है। आप कर्जा ले रहे हो, वो ब्याज में नहीं जा रहा है, वो कर्जा क्या कर रहा है? आपको एसेट बना के दे रहा है। आपसे आपका रोड बन रहा है, ट्रेन्स बन रही हैं, वो आपसे रेवेन्यू जनरेट करेगा। अच्छी चीज है। क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा? मतलब प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट किसका? पुराने लोन का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इस साल का प्योर कर्जा है, वो जो प्रोडक्टिव एलिमेंट में काम आएगा। प्राइमरी डेफिसिट उस कर्जे को बताता है जो भारत सरकार ने इस साल लिया है, और वो इंटरेस्ट में न जाके, अगर वो इंटरेस्ट में नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम में लग रहा होगा या वेलफेयर के काम में लग रहा होगा। अगर वो इंटरेस्ट में जा रहा है तो इज इट गुड? अगर मैं कहूं प्राइमरी डेफिसिट 0 है, मतलब आपको इंटरेस्ट देने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। अगर मैं कहूं कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0 है, इसका मतलब यह है कि आपको इंटरेस्ट लेने के लिए उधार, अभी इससे आप प्रिंसिपल नहीं चुका रहे हो, आप इससे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। ये 4 फॉर्मूले याद रह जाएंगे। ऑल डन। मूविंग ऑन। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस, जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि सरकार जो है, सरकार का बजट जो है वो डेफिसिट है, और इस बजट के डेफिसिट करने को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगी? वो उधार लेगी। दैट इज वी कॉल एट डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये तीनों चीज़ों की बात, पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट से हम उधार ले सकते हैं। विड्रॉइंग कैश बैलेंसेज विच इज हेल्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कैश बैलेंस जो है वो विच इज हेल्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो वहां से जनरली उसे टच नहीं करते हैं, लेकिन वहां से ले सकती है। और आरबीआई से भी भारत सरकार उधार ले सकती है। 3 जगह है, ये 3 ऐसे एवेन्यूज हैं जहां से हम कर सकते हैं। आप अगर फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें तो दिस इज 9.2%। तो दिस इज 9.2% से लेके 6.4% ये 2022 तक आ गया। ये क्या? एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। दिस एज अ परसेंट, मतलब जीडीपी का कितना परसेंट हमारा वित्तीय घाटा है, जीडीपी का कितना परसेंट जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट है। 2021 में, ये कोविड का टाइम था, ये 9.2% तक ग्रेजुअली जो है ये डिक्लाइन कर रहा है। अब क्या कोई भी सरकार कितना भी कर्जा ले ले? ये भी तो कर सकती है ना सरकार की, इतना कर्जा हम ले लेते हैं, 20 साल बाद की सरकार चुकाती रहेगी, 50 साल का लोन ले लेते हैं, हम तो बचेंगे भी नहीं, 50 साल पुराने आगे जो आएंगे वो चुकाते रहेंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? और अगर ऐसा कर, तब वैसे एथिकली क्या ये सही है? तो इस चीज को समझने के लिए, ये प्रॉब्लम ना अराइज हो, 2003 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसलिए ताकि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो मेंटेन किया जा सके, एंड इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा घाटा है, उसे कम किया जा सके, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा जा सके, और एक बैलेंस्ड बजट की तरफ
हम जा सकें एक बैलेंस्ड बजट की तरफ कि ठीक है हमको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जितनी ज़रूरत है हम उतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारी जितनी ज़रूरत है उतने हमारी रिसीट्स हैं। अगर इस चीज़ को हम बात करें तो इट इज़ देयर। अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस होल थिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके कुछ मैंडेट थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को जो है वो कम करना है। इंटरजनरेशनल इक्विटी मतलब एक सरकार इतना कर्जा ना ले ले कि आने वाली सरकारें जो हैं सिर्फ उस कर्ज के बोझ तले दबी रहे और वो खुद कुछ ना कर पाए। इतना कर्जा ना ले लें कि वो सिर्फ उस कर्जे को ही चुकाते रहें। अब मान लो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लोन ले लिया 100 साल का, अब 100 साल तक थोड़ी बैठे हो, आने वाली जो सरकारें हैं, आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो है इस चीज को लोन चुकाते रहेंगे, आप लेके चले गए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो इससे बचना है। एंड जो फ्यूचर जनरेशन है उनका जो उनके ऊपर हमारे कर्जे का बोझ ना आए। उसके अलावा लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना है। देयर शुड बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और सरकार के जो भी फिस्कल ऑपरेशंस हैं, सरकार की जो भी फिस्कल ऑपरेशंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इस चीज को कानून बना दिया गया, मतलब एक तरीके से ये मैंडेट बना दिया गया किसके लिए? आने वाली सरकारों के लिए 2003 में 2003 तब ये कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% ऑफ द जीडीपी रहेगा। कब तक? 2008-9 तक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.5% ऑफ द जीडीपी पर ईयर रिड्यूस करके कंप्लीटली एलिमिनेशन कर दिया जाएगा 2000। ये कब? ये इनिशियल टारगेट्स है। कि अगले 5 साल में 2003 में क्या कहा गया कि हम फिस्कल डेफिसिट को कहां ले आएंगे? जीडीपी के 3% पर। अगले 5 साल में जो है हम जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको क्या करेंगे? आई एम नॉट रॉन्ग, क्या उसको क्या करेंगे? उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे और जो कर्जा है, जो पब्लिक डेट है, उसे भी कम करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि सर ये तो ऑलरेडी 6-7% पे रोटेट कर रहा है। एनके सिंह कमेटी 2016 में सेटअप हुई। एनके सिंह कमेटी 2016 में सेटअप हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट 3% एंड और अल्टीमेटली अप टू 2.5% 2023 तक। अगर ये 2023 तक अचीव नहीं होगा तो फिर एक कमेटी बन जाएगी जो इसके टारगेट को और आगे ले जाएगी। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है एफआरबीएम, क्योंकि 2023 मार्च तक ये टारगेट है कि 2.5% है। अभी हमने देखा 2022-23 में वो जो है 6.4% पे जा चुका है। मतलब अभी ये 2.5% तो अचीव नहीं हो रहा ऑफ कोर्स। तो अगर 2.5% अचीव नहीं होगा तो क्या होगा? ऑल दो सरकार ने एस्केप क्लॉज वो कर दिया है। लेकिन हो सकता है इससे रिलेटेड कोई कमेटी बन जाए। ऑफ कोर्स हम अगर बनेगी तो उसको कवर करेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है जो इन फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट्स को रिवाइज करती है, अगले साल इस पे सवाल आ सकता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आखिर का जो हमने पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में एक आता है एफआरबीएम टारगेट्स में, जिसको कहा जा रहा है एस्केप क्लॉज। सेक्शन 4 क्लॉज 2 जो एक्ट का है वो क्या कहता है कि सरकार जो है, सेंटर जो है, अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के जो डेफिसिट टारगेट है, अगर उसको ब्रीच कर रही है इनमें से किसी रीजन की वजह से, नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, नेशनल कैलामिटी, एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इस किसी भी वजह से एस्केप क्लॉज को लेके वो क्या कर सकती है? इन सारी चीजों को रिवोक जो है वो कर सकती है। एंड वो जो टारगेट अगर उसको ब्रीच कर रही है तो वो गलत नहीं है। अगर ऐसी कोई, जैसे अभी कोविड के टाइम पे सिचुएशन, इंटरनेशनल क्राइसिस है, तो सरकार ने कहा कि हम एस्केप क्लॉज को क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम अपने टारगेट्स को ब्रीच करने वाले, हम अपने टारगेट्स को क्या करने वाले हैं? अपने टारगेट्स को ब्रीच कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि इनमें से कोई एक रीजन पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ रखने का पर्पज ये था कि पॉसिबिलिटी है अगले साल जब ये टारगेट्स पूरे नहीं हो सकता है बजट में ऐसा कुछ नई चीज अनाउंस हो जाए, या इसी आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो है, अभी विंटर सेशन बचा हुआ है और बजट सेशन बचा हुआ है बिफोर 31 मार्च 2023,
हो सकता है कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाए, वो नई चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम यहाँ पर उसे कवर करेंगे, बट देन ऑल्सो यू ऑल्सो नीड। So this is it for this video of focus batch from my end. कोशिश की कि मैं आपको एक जनरल आउटलुक दे पाऊँ कि ये है क्या। इसका इन डेप्थ हम अपने बाकी बैचेस में, जो रेगुलर बैचेस हैं, वहाँ पर हम इसको इन डेप्थ ऑफ कोर्स कवर करेंगे, इसको और ज़्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे। बट दिस द फोकस वाज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आइडिया इज कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। So this is it from my end in this lecture. I'll see you in the next one. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.